कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही प्रदेश सरकार कामयाब होती दिख रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस तेजी से कम होते हुए अब 14,000 के करीब रह गए हैं, जबकि मौतों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना के कम होते कहर के बीच ब्लैक फंगस को लेकर लोग अब भी डरे हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो इससे भी निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सब के साथ ही अब नजर इस बात पर भी है कि जिस तरह से प्रदेश अनलॉक होने से शुरू हुआ है उसने कितनी राहत पहुंचाई है। क्या ये अनलॉक किसी के लिए मुसीबत तो नहीं बन रहा? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब महामारी की मार से उभर रहा है। रोजाना मिलने वाले नए केस बीते 2 दिन से 1000 के अंदर सीमित है। वहीं मौतों की संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अंदर 50 संक्रमितों ने दम तोड़ा है, जबकि 3,746 मरीज ठीक हुए हैं। एमपी में अब सिर्फ इंदौर और भोपाल में सक्रिय मामले 2,500 से अधिक हैं। इन दोनों जिलों के अलावा कहीं भी एक्टिव केस 1000 के पार नहीं है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 22 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम है। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात तेजी के साथ सुधर रहे हैं। एक्टिव रेशियो की बात करें तो ये 1.8% रह गया है, जबकि रिकवरी रेट 97% से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अभी लगभग 14,000 एक्टिव केस है। वहीं ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 7,60,000 से भी ज्यादा है। प्रदेश में अब तक वैक्सीन की 1,18,50,000 से अधिक डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होते ही अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 जून से तमाम छूट के साथ शहर शहर सड़कों पर चहल पहल दिख रही है। दफ्तरों के साथ ही जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। इतना ही नहीं, माना ये भी जा रहा है कि कुछ दिन में ही तस्वीर पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। हालांकि प्रदेश में अनलॉक के बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि कहीं कोरोना का कमबैक न हो जाए। खैर, शासन प्रशासन की तमाम कवायद के बीच देखना अहम होगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना कब तक पूरी तरह से काबू में आता है। खैर, अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो कितनी बेहतर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में आज हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। साथ ही हम चलेंगे आपको उज्जैन, रतलाम, रीवा और दमोह की स्थिति भी बताएंगे, जहां से हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रतलाम में। अमित निगम हमारे साथ हैं। अमित, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अमित, रतलाम की स्थिति पहले भयानक होती जा रही थी, फिर धीरे धीरे कंट्रोल हुई है। अब क्या स्थिति है? और ब्लैक फंगस के मरीज हैं और अनलॉक है, तो क्या कितना सख्ती से पालन कर रहे हैं लोग? सर, मैं बताना चाहूंगा कि रतलाम की 15 से 20 दिन पहले स्थिति बहुत भयानक थी। 450 के करीब पेशेंट आ रहे थे, परंतु अभी कल की जो रिपोर्ट है उसमें 14 पेशेंट रतलाम में आए। अभी तक 308 मौत हुई है। ब्लैक फंगस की बात करें तो यहाँ पर भी 3 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं, जिसमें कुछ इंदौर भेजे गए, उनका इलाज हो रहा है। और रतलाम में भी व्यवस्था कर ली गई है, ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज यहाँ पर भी होगा। जहाँ तक अनलॉक की बात की जाए, अनलॉक रतलाम में इस प्रकार से किया गया है कि एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुल रही है, एक दिन राइट साइड की दुकानें खुल रही है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, परंतु प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। मार्च पास्ट चल रहा है। जहां पर उल्लंघन हो रहा है वहां पर जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। कुछ दुकानों को सील भी किया जा रहा है। जी सर। एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट, तो ऐसे में तो और ज्यादा भीड़ लगती होगी। अगर दोनों तरफ की दुकानें खोले तो कम भीड़ होती होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट, तो जिस समय लोगों को आवश्यकता होगी, जैसे किराना लेना या कोई भी अन्य सामग्री लेनी है, तो वो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड जाएगा तो भीड़ ज्यादा लगेगी। और यह व्यवस्था अभी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। शहर एसडीएम ने इसका खाका तैयार करा है। हालांकि उनसे जब चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि लेफ्ट राइट में सिर्फ 2 ही चीजों को छोड़ दी गई है, दवा और दारू। मतलब दवा और दारू लेफ्ट राइट में दोनों जगह दिक्कत परंतु दूसरी दुकानें रतलाम में लेफ्ट राइट के रूप में ही खुलेगी। जी सर।
तो ऐसे में तो किराना की दुकान अगर खुली, अन्य जरूरत की सामग्री खुली, कपड़े के खुले, तो लोग टूट पड़ रहे होंगे। बिल्कुल सर, लोगों को इंतजार करने, काफी समय से इंतजार कर रहे थे बाजार का अनलॉक होने का। तो आज अगर लेफ्ट साइड की एक कपड़े की दुकान खुलती और किसी को आवश्यकता है, तो जहाँ अगर पूरी दुकानें खुलती और अगर वहाँ एक दुकान उसको दिखेगी तो निश्चित रूप से वहां पर भीड़ उमड़ेगी। और जो देखने में भी आ रहा है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि 6 से ज्यादा व्यक्ति किसी दुकान पर नहीं जाएंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सबका उपयोग होगा और इसका पालन भी कराया जा रहा है। कल भी 27 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई है, कुछ दुकान सील करी है, एक दुकान पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। परंतु कहीं न कहीं देखने आ रहा है कि ये लेफ्ट और राइट का फार्मूला सफल होता हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल केजरीवाल की कॉपी कर रहे हैं क्या? ऑड और इवन कार निकलेंगी। चलिए, हाँ सर, जैसे ही आदेश आया था तो सभी लोगों के मन में केजरीवाल की छवि आ गई थी कि ऑड और इवन का आइडिया रतलाम में भी आ चुका है। शायद केजरीवाल से ही प्रभावित होकर यह निर्णय लिया गया है और फिलहाल अभी यह व्यवस्था लागू है। आगे देखते हैं इस व्यवस्था में क्या होता है। जैसे आज रतलाम कलेक्टर ने टीकाकरण को लेकर एक नई योजना चालू करी है, वैक्सीन प्रोत्साहन योजना। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष का व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए अपने साथ 43 वर्ष के व्यक्ति को लेकर जाता है, तो 18 वर्ष के साथ जो 43 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जाएगा उसको तो वैक्सीन लगेगी, 18 वर्ष वाले को भी लगा दी जाएगी, उससे प्री बुकिंग कराने की जरूरत नहीं रहेगी। जी सर। चलिए, ये तो अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। हम रीवा चलते हैं जहाँ धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र, सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि रीवा में टेस्टिंग हो रही है, कितनी हो रही? जैसा रीवा में पर डे लगभग 1,500 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। 1516 से 1400 का आंकड़ा है। और सबसे जो अच्छी खबर वो ये है कि आज पहली बार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 2.5 के नीचे आया है, यानी आज 9 है, जबकि ये 15 दिन पहले आंकड़ा 350 के आसपास था जब स्थिति में हालत थी। तो अब कुल मिला के यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। और इसके साथ चिंताजनक बात यह है कि जो ब्लैक फंगस है उसके मरीज तेजी से बढ़े हैं। लगभग 37 मरीज यहाँ पे हैं और जिसमें 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की आंख निकाली गई है और एक व्यक्ति को यहाँ से बाहर रेफर किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और जो आपके लिए चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो इंजेक्शन और दवा की जरूरत है वो है क्या, मिल रही है? जी, ब्लैक फंगस के लिए यहाँ सुपर अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इंजेक्शन भी है, लेकिन क्योंकि जैसा इसमें बताया जाता है कि वो आखिरी स्टेज हो जाती है, जब तक आंखों तक पहुंचता है या मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तो कई पेशेंट उस स्थिति में आए हैं तो जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और बाकियों का इलाज किया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा क्या है? ये सरकारी आंकड़ा नहीं, आपकी जानकारी के अनुसार मौतें हो रही हैं अभी भी कि अब कम हो गई है? 1-2 मौतें लगभग हर दिन हो रही हैं। अब कल भी एक मौत हुई थी और आज भी ऐसी कोई जानकारी, आज का तो ताजा अपडेट नहीं आया है, लेकिन लगभग ब्लैक फंगस से मौतों का आंकड़ा लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब जो सरकारी आंकड़ा है उसी आंकड़े के अनुसार आपका भी आंकड़ा है क्या कि उतनी ही मौतें हो रही? जी, सरकारी आंकड़े के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो सरकार द्वारा कहा जा रहा है। आपकी कोई जानकारी? सरकारी आंकड़ा तो ठीक है। जी सर, आपकी कोई जानकारी कि मौतें ज्यादा हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में? आपकी कोई जानकारी है इस तरह की? ब्लैक फंगस के जितने पेशेंट नहीं, कोरोना पॉजिटिव और ब्लैक फंगस दोनों? जी, कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट भी जो है वो चूंकि गांवों में क्या है कि बुखार और सर्दी की समस्याएं तो है, लेकिन यहाँ पे मौत का आंकड़ा उस तरह से नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो सरकारी आंकड़े हैं लगभग उससे मेल खाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले जो जांच होती थी 1500, RT-PCR जांच भी बंद हुई थी, लेकिन RT-PCR जांच फिर शुरू कर दी गई है। तो RT-PCR जांच के बावजूद यहाँ पे जैसे आज 9 पॉजिटिव आए हैं, तो पहले आंकड़ा 350 के आसपास था। तो सरकारी आंकड़े जो है तो कहीं न कहीं सच होते दिख रहे हैं। रैपिड टेस्ट भी हो रहे हैं कि सिर्फ RT-PCR? रैपिड और RT-PCR दोनों हो रहे हैं। तो उस समय जब 350 के आसपास आंकड़ा पहुंचा था, उस समय RT-PCR टेस्ट प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया था, क्योंकि RT-PCR से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन अब RT-PCR और रैपिड बराबर किया जा रहा है, जिसमें संख्या काफी कम आ रही है। चलिए, 1,500 से ऊपर हो रहे हैं? जी हाँ, लगभग 1,500 के आसपास पर डे जांच हो रही है। सेंटर सिर्फ एक है कि और कई सेंटर है जहाँ टेस्ट हो रहा है? नहीं, कई सेंटर है, लगभग पूरे तहसील मुख्यालयों में सेंटर है, जिला अस्पताल में है, संजय गांधी में है, कई सेंटर हैं और लगातार जांच हो रही है। इसके अलावा एक इनका वाहन भी है जो घर घर जाके फोन करने से लोगों से। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से हमारे साथ लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके यहाँ तो चुनाव के कारण मैं जानना चाह रहा हूँ कितना फैला था? आपने शुरू में जानकारी दी थी कि चुनाव के बाद जब चुनाव समाप्त हो गए थे तो जबरदस्त तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ था, लेकिन अब क्या स्थिति? अब जो हमारी अपनी जानकारी है, प्रदेश लेवल से जानकारी मिली है, वो कम होती जा रही है, मौतों का आंकड़ा भी कम हो गया, लेकिन जब पीक पे था तो क्या था और अब वर्तमान स्थिति क्या है?
निश्चित रूप से सर चुनाव के बाद लॉकडाउन लगा था और अब कल 5 जून से लॉकडाउन खोले जाने के लिए आदेश हुए हैं, जिसमें अभी वर्चुअल के माध्यम से एक आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संबोधित किया था। साथ ही प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद है दमोह के, उन्होंने भी संबोधित किया था। कलेक्टर, विधायक, जिले के चारों विधायक सहित सभी लोग मौजूद थे। उसमें कल 5 जून से लॉकडाउन खोले जाने का आदेश दे दिया गया है। कोरोना मरीजों पर तो काफी नियंत्रण है सर, और ब्लैक फंगस के कुल 6 मरीज हैं जो जबलपुर में थे, और वर्तमान में सर देखा जाए तो स्थिति काफी नियंत्रण में हो गई है। पहले बीच में चुनाव के बाद लगातार बढ़ी थी और 350 पौने 400 के लगभग 368 मरीज पहुंच चुके थे दमोह में एक दिन में, लेकिन अब वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति है सर। अभी तक जो कुल रिपोर्ट है वो 1,22,003 प्राप्त हुई थी कोरोना पॉजिटिव को लेकर के, जिसमें से 9,037 मरीज पॉजिटिव 937 मरीज पॉजिटिव निकले थे और 4,735 मरीज ठीक हुए हैं सर। नहीं, अभी क्या आज का क्या है, कितने टेस्ट हुए हैं और कितने पॉजिटिव आए हैं, और मौतों का आंकड़ा जो शुरू में आपने बताया था बहुत ज्यादा था, अब क्या है, पहले कितना था, अब कितना है? आज सर 9 मरीज कुल पॉजिटिव निकले हैं, ये अच्छी खबर है। और मौतों का आंकड़ा तो सर वही सरकारी 168 चल रहा है। हालांकि दमोह में 600 मौतें हो चुकी हैं, जो अभी तक हम लोगों के पास जानकारी है। सारे मीडिया के पास जो जानकारी है वो 600 मौतों की है कि कोरोना पॉजिटिव। अब तो नहीं हो रही है आजकल में, अभी तो नहीं हुई। आज सर एक मौत की खबर है कि कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मौत हुई है अभी तक सर। चलिए, ब्लैक फंगस के मरीज जबलपुर जा चुके हैं। जी सर। और टीकाकरण भी सर चल रहा है, जिसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसके अनुसार लगातार टीकाकरण दमोह में हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें 18 से 44 वर्ष तक का 6,24,000 लक्ष्य रखा गया था। और 45 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनमें 3,17,000 का लक्ष्य रखा था सर। इसमें से अभी तक जो फर्स्ट डोज है 1,16,419 और सेकेंड डोज 21,645 हो चुका है सर वैक्सीनेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी कारणों से हम विजय नेमा के पास नहीं जा पा रहे, जन की जानकारी नहीं रहे। अब सीधे चलते हैं हम भोपाल। हमारे अरविंद चौहान हैं, इंदौर से हमारे साथ विकास सिंह सोलंकी हैं, जबलपुर से हमारे साथ अरविंद दुबे जी हैं, और विनोद शर्मा ग्वालियर से हैं। सबसे पहले इंदौर की क्या स्थिति है? अनलॉक हुआ है तो क्या स्थिति है विकास? ब्लैक फंगस के मरीजों में कमी आई है कि नहीं आई है? वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, थोड़ा संक्षेप में। निश्चित रूप से अगर सबसे पहले कोरोना की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर के अंदर जिस तरह से लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे उनमें काफी ही कमी देखी जा रही है। अगर बात की जाए बुलेटिन के अनुसार तो 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित जो संदिग्ध मरीज थे उनकी जांच की गई थी, जिसमें 246 जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और सबसे बड़ी बात जो है, कोरोना से जंग जीतने वाले जो मरीज हैं वह लगातार अस्पतालों से घरों की ओर रुख कर रहे हैं, लगातार ठीक होने का सिलसिला जारी है। तो 612 मरीज जो कल रात बुलेटिन के अंदर है वह डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मौत के आंकड़े जो है, कल 2 मौतों की आकलन किया गया था, 2 मौतों के बाद जो मौत का आंकड़ा है 1351 पर पहुंच गया है। वहीं अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर जिसा देखने में आ रहा था कि वैक्सीनेशन में काफी ढिलाई बरती जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से इंदौर में युवाओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, 18+ से 44 वर्ष वाले काफी बड़ी संख्या में जो तादाद में युवा है वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 300 से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन सेंटर भी खोले हैं और बड़ी संख्या में जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर बात की जाए तो कल जो है 51,001 मरीज जो है उनको वैक्सीनेशन किया गया था, जिसमें अधिकतर जो संख्या है 45,000 से ज्यादा जो है 18 से 44 वर्ष के आयु वाले लोग थे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो सुविधा बढ़ाई जा रही थी, जिस तरह से इंदौर के अंदर पहल की गई थी कि ड्राइव इन वैक्सीन व्यक्ति अपने 4 व्हीलर या 2 पहिया वाहन के अंदर बैठकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचता है। और इंदौर के अंदर शहर के अंदर 3 ऐसे सेंटर खोले गए जिसमें बड़ी तादाद में जो युवा है या 44 वर्ष से अधिक ये जो व्यक्ति है उन्हें भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। आज हमने जो है टीकाकरण अधिकारी है उनसे बात की थी, उनका कहना था कि 65,000 से ज्यादा इंदौर जिले के अंदर आज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उसके आंकड़े अभी तक हमें नहीं मिल पाएंगे कितनी आज जो है वैक्सीनेशन किया गया है। ब्लैक फंगस के मरीज जिस तरह से पहले मिल रहे थे उसी तरह अभी भी है। ब्लैक फंगस के मरीज उनके में कमी आई है क्या? मौतों का आंकड़ा जो आप सरकारी बता रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत क्या जानकारी है?
मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो जैसा बुलेटिन के अंदर 2 मौतों की बात की गई थी, लेकिन जो कल जो है शमशान घाटों के अंदर या जो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो अंतिम संस्कार हुए हैं उसमें 10 से 15 जो कोरोना के मरीज थे उनकी मौत हुई है। हालांकि जो बुलेटिन है उसके अंदर 2 ही मौतों का किया गया, और जो नोडल अधिकारी हम उनसे बात करते हैं उनका कहना था कि जो संदिग्ध है उनका भी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जो है अंतिम क्रिया की जाती। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों की हेराफेरी मौतों के अंदर अभी भी जारी है। वहीं अगर ब्लैक फंगस को लेकर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के अंदर भी इंदौर के अंदर थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। जिस तरह से बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के मरीज भी मिल रहे थे उनमें कुछ कमी आई है। अगर बात करें एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीन जो अस्पताल है वहां पर 500 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है और 100 मरीज अभी तक ठीक होकर वहां पर से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। हालांकि मौत भी ब्लैक फंगस के मरीजों की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज इंदौर के एयरपोर्ट पर जो इंजेक्शन मिल रहे हैं क्या विकास? दवाई आती जो जीवन रक्षक दवाई है उसके इंजेक्शन मिल रहे हैं क्या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए? था कि आज निश्चित रूप से जो ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की और 55,000 जो इंजेक्शन के डोज हैं वो मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा जो डोज थे वो आज इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और जहां जहां जिन जिन जिलों के अंदर जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनको जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध किया जा सकते हैं। तो जिस तरह से इंजेक्शन की जो मारामारी चल रही थी, जिस तरह से 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन के डोज जो इंदौर पूरे मध्य प्रदेश को मिले हैं, उसमें इंदौर के भी डोज जो पूरे अलग अलग जिलों के अंदर जिस हिसाब से जिन जिलों के हिसाब से जितनी संख्या है उस हिसाब से उन मरीजों की संख्या के हिसाब से इंजेक्शन के डोज दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के अंदर लगातार जो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, जो लगातार लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप की बातें सामने आ रही थी, लगातार भटक रहे थे, तो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। विकास निश्चित रूप से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। विनोद आपके पास आएंगे। विनोद, अंधेरे में है, क्या बात है, क्या जानकारी है आपके इधर की? देखिए वो अंधेरा इसलिए है कि आज इस क्षेत्र की लाइट नहीं है। देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ग्वालियर में जो स्थिति है अब धीरे धीरे सुधरने लगी है और ठीक भी हो गई है, क्योंकि आज अभी 5 मिनट पहले जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें 13 पॉजिटिव आए हैं और इसके साथ एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जबकि 3,000 लोगों ने आज जांच कराई थी, जिसमें रैपिड टेस्ट था और RT-PCR दोनों ही शामिल थे। लेकिन जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कल से लेकर आज तक यानी 7 लोगों की मौत हुई है, जो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं जो कोरोना को लेकर जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई थी पहले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी थी, बेड के लिए मारामारी थी और अस्पतालों में हालात खराब थे, लोग जगह जगह परेशान होते दिख रहे थे, अब वो स्थिति नहीं है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मरीज भर्ती होने के लिए अस्पताल में जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था क्योंकि बेड नहीं है। लेकिन अब कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो वो होम आइसोलेट नहीं होगा, वो तत्काल उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। और इसके लिए इंसिडेंट कमांडर को साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को होम आइसोलेट नहीं करेंगे। इससे साफ तो हो गया कि अब अस्पतालों में जगह है और प्रशासन भी अब इस बात के लिए पूरी उसके पास व्यवस्था है कि कोई अगर व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसको अस्पताल में भेजा जाए और अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अगर हम बात करें वही जो ब्लैक फंगस है उसकी अगर अब बात भी कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि कोविड के बाद जैसे ब्लैक फंगस आया है और आफ्टर कोविड वही लोगों को हो रहा है। अभी 64 मरीज ग्वालियर में ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जबकि हमारी जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक तो राजकुमार शर्मा थे जिनकी मौत हुई थी और उनकी बेटी ने, आपको भी पता होगा कि एक मार्मिक सोशल मीडिया पर वीडियो अपना अपलोड किया था जिसमें उसने मुख्यमंत्री से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम मंत्रियों से गुहार की कि उसके पिता को इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। और इसमें सोनू सूद जो की एक्टर है वो सामने आए थे और उनको इंजेक्शन बाद में उपलब्ध भी हुए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। तो एक वो बड़ा मामला है। इसके अलावा एक जो नगर निगम के अधीक्षण यंत्री हैं उनकी भी मौत हुई है, वो भी ब्लैक फंगस से हुई है, वो भी ब्लैक फंगस से संक्रमित थे। पहले कोविड हुआ था फिर ब्लैक फंगस हुआ। लेकिन अब रेमडेसिविर की मारामारी तो नहीं है, ऑक्सीजन बेड की मारामारी तो नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन की जरूरत लगती है और जो मेडिसिन जरूरत होती है वो जरूर कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में देखने को मिलता है कि उनमें वो कह रहे हैं कि हमको इंजेक्शन पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयां पर्याप्त नहीं मिल पा रही हैं। और वहीं ऐसे में जूडा जो हड़ताल पर चला गया है, ग्वालियर में 330 डॉक्टरों ने जो हड़ताल पर गए थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, अब वो काम भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तो कोविड काल है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, मरीज अभी भी भर्ती है, सामान्य मरीज भी भर्ती है,
ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। तो जब जूडा हड़ताल पे चला गया है तो उससे और परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि 330 जो डॉक्टर होते हैं उनके हाथ में बहुत कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। अब वो डॉक्टर जब 330 नहीं है तो जो सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर एसोसिएट हैं, वो काम कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर करते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार उनसे चर्चा कर रहा है। तो कुछ देर पहले भी चर्चा हुई थी, ये मैं आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूं कि अभी संभागीय आयुक्त ने उनसे चर्चा की दोबारा से, दोपहर 3 बजे हुई, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय भी चर्चा चल रही है। और डीन, जो प्रभारी डीन है डॉक्टर समीर गुप्ता, और अधीक्षक हैं जयरोग अस्पताल के, वो भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो स्थिति अब वो नहीं है त्रिपाठी जी जो पहले हुआ करती थी, जब हम आप पहले बात करते थे कि चारों तरफ से जो निराशाजनक चीजें हमें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी। जो शमशान घरे हैं उनमें लोग वेटिंग करते रहते थे अपने व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए। अस्पतालों के बाहर लोग खड़े रहते थे, रोते रहते थे, चीखते रहते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कलेक्ट्रेट में चक्कर लगाते थे। हम लोगों को भी फोन आता था। वो स्थिति तो नहीं है और ये ईश्वर की गनीमत है। अनलॉक हुआ है, लेकिन अनलॉक के कारण भी अब स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो इसकी 6 तारीख को दोबारा से इसकी समीक्षा की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि अनलॉक होने के बाद लोग बेफिक्र हो गए और आंकड़ों में कमी आई तो लोगों को ये लगने लगा कि कोविड चला गया है। अब बाजारों में जो लोग निकल रहे हैं वो बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, बगैर मास्क के जा रहे हैं। दुकानदार भी इसका ध्यान नहीं रख रहे। हालांकि प्रशासन लगातार जाकर दुकानों को सीज कर रहा है, इसके साथ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हर जगह हर दुकान पर प्रशासन नहीं पहुंच सकता। लोगों की भी जवाबदारी बनती है। बिल्कुल विनोद जी निश्चित तौर पर जबलपुर चलते हैं, समय भी हमारे पास कम है। अरविंद दुबे जी, आपके यहाँ क्या खबर है? वही स्थिति आपके यहाँ भी, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, और मुझे जो जानकारी है वो जो मेडिकल कॉलेज हैं वो ज्यादातर जूनियर डॉक्टरों के ही भरोसे हैं। पूरे प्रदेश के यदि 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करें तो उनकी रीढ़ की हड्डी जूनियर डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि संख्या में सबसे ज्यादा यही होते हैं और इन्हीं के भरोसे पर पूरा मेडिकल कॉलेज चलते हैं। पूरे प्रदेश के 24 घंटे राउंड द क्लॉक यही ड्यूटी देते हैं। सीनियर रेसिडेंट्स कुछ घंटों के लिए आते हैं, अपना कंसल्टेंट देते हैं और उसके बाद फिर वे चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल जूडा की हड़ताल के बाद से सीनियर रेसिडेंट्स लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सबसे बड़ी ड्यूटी लग रही है कोविड और म्यूकर वार्ड में, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज हैं और जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज हैं। जबलपुर में यदि बात करें 6017 सैंपल आए हैं पिछले 24 घंटों में, 64 मरीज संक्रमित मिले हैं, 113 स्वस्थ होकर घर गए हैं और एक्टिव केस की संख्या 925 है। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत हर रोज बदलती है और हर रोज हमें निगाह भी रखनी पड़ती है। सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि संक्रमित मरीज 3 की मौत हुई है, लेकिन जब हमने पता किया कब्रिस्तान में, मुक्तिधाम में, ग्रेवयार्ड में, तो हमको एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला, एक भी शव ऐसा नहीं जानकारी मिल पाई जिसका प्रोटोकॉल के तहत वहां पर संस्कार किया गया हो। यानी कि हमारे हिसाब से मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन कह रहा है कि 3 लोगों की संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो कहाँ चले गए जो 3 लोगों की मौत हुई? या तो कहीं आसपास के गांव के होंगे जहां लेके चले गए? निश्चित रूप से ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही देखने को आता है, क्योंकि यहाँ पर 18 जिलों के रेफर्ड केस तो आते ही हैं। यहाँ पर यूपी से भी मरीज बड़ी तादाद में आते हैं सर। बरास्ता, रीवा और सतना, सिंगरौली से होते हुए यूपी के मरीज बड़ी तादाद में आते हैं। ब्लैक फंगस जिसे हम कह रहे हैं, तो उस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब से कोरोना के बाद से ये जो ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीज आए, मैं उनकी पूरी संख्या आपको बता देता हूँ। 209 अभी तक पूरे मरीज आए हैं यहाँ जबलपुर में, जिनमें कुछ ने मेडिकल में इलाज कराया है, कुछ निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। 76 की सर्जरी हुई है और इनमें से 7 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 16 लोगों की अभी तक मौत हुई है और इनमें न केवल ब्लैक फंगस के मरीज हैं बल्कि व्हाइट और क्रीम फंगस के मरीज भी अपना यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन यहाँ पर सरलता से इन मरीजों तक पहुंच रहा है, किसी भी तरह की क्राइसिस नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। जो मरीज है उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा है और उसके हिसाब से वहां पर इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं। एक खास बात और यहाँ पर हो रही है जबलपुर में, वो ये कि 15 जून के बाद एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन का निर्माण यहाँ जबलपुर में ही प्रारंभ हो रहा है। यहाँ की एक निजी कंपनी है दवा बनाने वाली, जो कैंसर के लिए दवा बनाती थी, वो एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन बना रही है। केंद्र राज्य सरकार ने अनुमति दे दी, लाइसेंस दे दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, रॉ मटेरियल आ चुका है, इंजेक्शन बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जबलपुर में काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन यही है कि अनलॉक हुआ तो लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं, कहीं गलती भारी न पड़ जाए। चलिए, बहुत बिल्कुल सही बात है। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल की क्या स्थिति रही? भोपाल में भी सब जगह से थोड़ा सुखद खबर आ रही है, भोपाल से भी क्या है?
हाँ त्रिपाठी जी, देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर पूरी राजधानी सहित पूरा प्रदेश अब सेहत बंद होता नजर आ रहा है। अगर भोपाल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आज लगभग 178 पॉजिटिव मरीज आए हों। कह सकते हैं कि वो जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज राजधानी भोपाल मौतों के आंकड़े में और संक्रमण के आंकड़े में दूसरे नंबर पर है। संक्रमण के आंकड़े में इंदौर पहले नंबर पर है और राजधानी दूसरे नंबर पर, तो वहीं मौतों के आंकड़े में भी भोपाल दूसरे नंबर पर है। यहाँ 4 मौतें आज जो रिकॉर्ड शासकीय रिकॉर्ड है उसमें बताई गई है और कहा गया है कि 4 मौतें हुई हैं और 8 मौतें सागर में हुई हैं, तो इस हिसाब से दूसरे नंबर पर है। जबकि हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है लगभग 13 से 14 मौतें हुई। हालांकि शासन ने पूरे आंकड़े छिपा लिए हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी कोविड की, जब हम लोग वहां कब्रिस्तान में जाते थे या जो शमशान घाट जाते थे तो वहां हमें आराम से रजिस्टर उपलब्ध होते थे और वहां सब कुछ देखने को मिल जाता था। लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि वहां पर जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने जब से हल्ला मचाना शुरू किया है और कहा है कि हम आंकड़े लेंगे, तब से हो सकता है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं नजरबंद कर दिया गया हो। साफ तौर पर दूसरी चीज यहाँ पर यह है, जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं वो ज्यादा इस समय परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और सारा जो पूरी जिम्मेदार दारोमदार होता है, अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वो पूरा जूनियर डॉक्टर्स पर होता है। वो पूरे दिन चाहे नाइट की ड्यूटी हो, चाहे वो दिन की ड्यूटी हो और चाहे कोई किसी प्रकार की हो शिफ्ट हो, वो बिल्कुल जूनियर डॉक्टर ही करते हैं। जो सीनियर डॉक्टर आते हैं वो अपना एक एडवाइस देके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमीदिया पे अगर रात में हम जब वहां गए, हमने वहां रिपोर्ट किया, तो आप देखेंगे रात में लगभग 9 बजे तक ये स्थिति ये थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ जो मरीज थे, मरीज के परिजन थे, वो अपने अपने मरीजों को लेकर कहीं और जा रहे थे। तो साफ तौर पर कहेंगे कि स्थिति इस समय अगर जूड़ा की हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये निश्चित तौर पर उसका कारण यह है कि सीधा जूड़ा की लगभग यहाँ 450 से 500 जूनियर डॉक्टर हैं जो सीधे सीधे हड़ताल पर चले गए हैं। और साफ तौर पर कहेंगे कि बस सरकार की उनकी आमने सामने की लड़ाई हो गई है, क्योंकि 350 डॉक्टर। सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है, मंत्री की तरफ से पहल की जा रही है कि हड़ताल समाप्त हो? बिल्कुल 3 दिन से बराबर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगे हुए हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है और चेतावनी देने के बाद समझाइश भी दी है और कहा है, क्योंकि मांग भी अनुचित, कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो शायद हो सकता है कि कोविड काल में सरकार के पास इतना पैसा नहीं हो। और साफ तौर पर सबसे बड़ी जो उनकी जो जूनियर डॉक्टर की मांग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की मांग है। वो इसे कहीं न कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने एमबीबीएस करके एमबीबीएस किया था और जब उन्होंने पीजी में एडमिशन लिया था तो एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ग्रामीण में आप ड्यूटी करेंगे। तो लेकिन उनका ये कहना है कि हमने चूंकि कोविड वार्ड में ड्यूटी की है और जो जानलेवा बीमारी है इसलिए हमें उसको माफ किया जाए, क्योंकि मैंने 1 साल यहाँ ड्यूटी कर ली। ये सारे लोगों ने कर ली, जितनी भी। साफ तौर पर ये है कि डॉक्टरों का काम बॉर्डर पर जाके लड़ाई करना नहीं होता है, वो उन्हें इलाज ही करना होता है। सवाल ये बात को समझना चाहिए, सरकार भी कह रही है कि अगर यहाँ अस्पतालों में वो काम कर रहे हैं, कोविड में काम कर रहे हैं, तो वो सारे डॉक्टर कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि आप यहाँ नहीं, यहाँ देखिए जब एमडी में एडमिशन होता है जूनियर डॉक्टर तो उनको कहा जाता है कि 1 साल आप ग्रामीण, 1 साल 2 साल जो भी है गाँव में सेवा देंगे। उनका कहना है गाँव में जो सेवा हमें देने की जो बाध्यता है उस बाध्यता को इससे समाप्त की जाए कि मैं मौत के मुंह में काम कर रहा हूं, इस समय कोविड हालात में काम कर रहा हूं। इसलिए अगर दे दी जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा हाय तबाह हो जाएगी। तो गांव में कौन जाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। सरकार का कहना यह है कि गांव में भी लोग रहते हैं, तो गांव में भी इंसान रहते हैं, ग्रामीण भी उन्हें देखना है, तो जाने में हर्ज क्या है? उन्होंने एक शर्त भी रखी कि आप जो हमारी 1 साल की बाध्यता थी उसे उठा के 6 महीने कर दिया जाए, जो नए लोग आएंगे उन्हें हम गाँव में भेज देंगे। लेकिन साफ तौर पर जुड़ा बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और साफ तौर पर दूसरी चीज उनकी मांग है, स्टाइपेंड की मांग है। स्टाइपेंड वो 17,000 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं और अभी उन्हें 55,000 मिल रहा है, किसी को 47,000 रुपए मिल रहा है। ये 3 कैटेगरी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। हाँ, अलग अलग उनका है, मांग रहे हैं। तो लगभग अगर पूरा टेंटेटिव देखें तो 17,000 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। सरकार ने कह भी दिया है कि ये जैसी कोविड काल खत्म होता है, क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है, और कहा भी गया है। और बराबर परसों से लेकर कल तक हमारी खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात हुई है, हमारी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बाकायदा स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से कहा भी था कि हम सभी डॉक्टरों से ये आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं कि वो इस भयावह काल में स्ट्राइक ना करें, क्योंकि ये स्ट्राइक कहीं ना कहीं आम लोगों पर भारी पड़ रही है और साफ तौर पर देखा भी यही गया है। दूसरी चीज यहाँ पर कहेंगे अनलॉक की स्थिति त्रिपाठी जी काफी बड़ी रोचक है। रोचक इसलिए कह सकते हैं, हाँ, रोचक इसलिए कह सकते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो कपड़ा व्यवसाय हो, चाहे सोना चांदी का व्यवसाय हो, चाहे वो बर्तन व्यवसाय हो, ऐसे बड़े व्यवसाय हैं, उन्हें अनलॉक नहीं किया गया है, इसलिए व्यापारियों में आक्रोश भी है। साफ तौर पर कल हम एक रिपोर्ट करने जा रहे थे, जब हम जा रहे थे पुलिस कर्मी हम लोग को रोक रहे थे, तो कुछ लोग को रोक रहे थे, तो किसी ने पूछा आप कहां जा रहे हो? एक पुलिसकर्मी ने पूछा, तो उसने कहा हम शराब लेने जा रहे हैं। तो उनका आक्रोश ये है कि आप शराब की दुकानों को 11:30 बजे तक खोल रहे हैं,
इसके बाद हमें नहीं खोल रहे हैं, हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें चूंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार से उनकी मत भिन्नता है, उन्होंने अपील भी की है कि जल्दी जल्दी हमारे प्रतिष्ठान खोले जाएं, क्योंकि 1.5 से 2 महीना हो गया है, उनका स्टाफ काम कर रहा है, उन पर बैंकों का कर्जा है। तो साफ तौर पर सरकार को समझना चाहिए। आज फिर एक गाइडलाइन आने वाली है, देखते हैं उसमें सोमवार से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है। हाँ, शॉपिंग मॉल जरूर खोल दिए गए हैं, उनमें पूरी गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है 50% कर्मचारियों के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। साफ तौर पर जो भी ग्राहक सामान लेने जाएगा उसके मास्क और सैनिटाइजर वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है वो उपलब्ध कराएगा, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका, विनोद आपका, विकास आपका और अरविंद दुबे जी आपका सारी जानकारी देने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 30 मई तक शहर शहर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे हालात काफी सुधरे और 1 जून से प्रदेश अनलॉक मोड में आ गया। लेकिन अब दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हमने अब तक जिस तरह से धैर्य दिखाया और सावधानी बरती है, आगे भी इसी तरह से रहे। साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक चले, ताकि कोरोना की चेन पूरी तरह से टूट जाए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।